इस चैप्टर की शुरुआत वापस स्काई एस्टेब्लिशमेंट से होती है, जिसके अंदर वह सिक्योरिटी हेड काफी ही ज्यादा परेशानी में कह रहा था, आखिरकार यह क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में भयानक ठंडी हवा दौड़ रही है, यह बहुत ही ठंडा है। डैन उसे बताता है मनुष्य में कुछ ऐसी नसें होती है जो ठंड और गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है, और मैंने तो बस उनमें से कुछ को उत्तेजित किया है। वह बंदा दोबारा दर्द में कहता है, असंभव, क्या ऐसा होना भी संभव है? प्लीज तुम इसे रिलीज कर दो। डैन कहता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रहस्यमय और गहरा होता है, इसलिए अगर तुमको यह गलतफहमी है कि यह ठंडा महसूस कराता है तो तुम्हें अपनी बॉडी उसी तरह महसूस करेगा। यदि तुम इसे इस तरह छोड़ देते हो तो तुम ठंड से जमकर मर जाओगे। वह बंदा अपने शरीर को पकड़ते हुए कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं स्प्रिंग के दिनों में ऐसी ठंडी से कैसे मर सकता हूँ? डैन उसकी ऐसी हालत देख पूछता है, अब तुम मुझे बताओ, ब्लैक मर्चेंट का लीडर अभी का कौन है? जिसे सुन वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं ब्लैक मर्चेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि सियो हियो वह पर्सन जो कि असली लीडर है हांगयोब सिक्योरिटी ब्यूरो का, और एक एग्जीक्यूटिव है ब्लैक मर्चेंट हैनान ब्रांच ऑफिस का। मैं तो बस एक दिखावे का लीडर हूँ। डैन उसकी ऐसी बातों को सुन कहता है, यह तो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने आसानी से एस्केप करने के लिए अपने एक सबऑर्डिनेट को लीडर के रूप में रखा है। यह बंदा तो काफी ही ज्यादा धूर्त है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हम किसी और जगह को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक मर्चेंट का एक सोल्जर आते हुए एक पर्सन से कहता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? अब आप क्या करने वाले हैं? अगर हम अभी फुल स्केल पर हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से मास्टर जियोंग को बचा सकते हैं। तभी वह बंदा अपने मास्क को लगाते हुए कहता है, नहीं, हम सिर्फ जियोंग वेक जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य सैन्य शक्ति को नहीं खो सकते। भले ही हम सैकड़ों लोगों के साथ उस पर हमला करें, फिर भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। पर अभी के लिए चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बार पीछे हट जाना चाहिए और भविष्य के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बाद सीन कट होकर हांगयोब सिक्योरिटी ब्यूरो का वोंगपोंग हॉल देखते हैं, जहां एक बैनर पर लिखा होता है डांसिंग विंड पैलेस। इसी के साथ वहां पर कोई कह रहा था, तो ऐसी बात हुई तो यही कारण है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह पूरी तरह से खाली है। शायद पिछली रात से शुरू हुआ हमला उनकी योजना का एक हिस्सा था। यहाँ के आसपास के व्यापारियों के अनुसार 2 घंटे पहले भी इस जगह से लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब उनका ड्रिल हॉल खाली है और सभी सदस्य जा चुके हैं। इसे देख मुझे काफी ही ज्यादा हैरानी हो रही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतने कम समय में एक पूरा ब्यूरो गायब हो सकता है। अब जबकि पूरी स्थिति इस तरह से बदल गई है तो हमें तुरंत एनह्यू प्रोविंस की ओर जाना चाहिए। हमें इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी यात्रा को यहीं पर रोक नहीं सकते। ब्लैक मर्चेंट हम पर कंटिन्यूअस हमला करते रहेंगे, इसलिए हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ऐसे ही गवा नहीं सकते। हमें इसे बचा कर रखना होगा। डैन भी उसकी बातों पर हामी भरते हुए कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। वोल्डबैगर दोबारा कहता है, हम शांति से अपनी यात्रा जारी नहीं रख पाएंगे। मैंने सुना है कि हमारे पास में ही घोड़ों का मेला है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? डैन कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि आज सुबह तुम कहाँ गए थे? वोल्डबैगर बताता है, कुछ ऐसा था जिसकी मुझे कंफर्मेशन करनी थी, इसलिए मैं ग्योबैंग की ब्रांच में गया था और मुझे ऐसी खबर मिली है जो आपको हैरान कर सकती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या हो सकता है? डैन कहता है, अब पीछे मत हटो, बस बता भी दो। वोल्डबैगर कहता है, क्या आप पैदाइशी बोरिंग है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 10 साल पहले गोर्जियो में युआन के दूत, गोर्जियो के दूत का नाम सुनते ही डैन वहीं पर अपनी कदमों को रोकते हुए खड़ा हो जाता है। और जब वोल्डबैगर बताता है, मुझे पता चला है कि आप जिस दूतों की तलाश कर रहे हैं उनमें से एक की पहचान हो गई है। यह सुनते ही डैन की अंदर से काफी ही ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है। वोल्डबैगर दोबारा कहता है, फिलहाल सभी भिखारी उसका पता लगाने में लगे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर देने में सक्षम हो जाऊंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। और फिर हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं। डैन उन दोनों बंदों को याद करते हुए कहता है, वे लोग और वह लीडर, मुझे अभी भी वह पूरी तरह से साफ साफ याद है, बस तुम इंतजार करो। और फिर वह एक स्माइल के साथ कहता है, फाइनली, आखिरकार। जिसके बाद दोबारा सीन कट होकर बिग येलो रिवर या फिर रिपल रिवर को देखते हैं, जहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर बाढ़ आ गई हो। वहां किनारे पर खड़े कुछ व्यक्ति कह रहे थे, अरे बाप रे, जल प्रवाह सामान्य से अधिक मजबूत है। इसके अलावा अब बारिश हो रही है। यह आज के लिए तो पूरी तरह से अनस्टेबल रहा। अगर ऐसा ही अधिक समय के लिए चलता रहा तो आज जहाज चलाना हमारे लिए कठिन होगा। मुझे नहीं लगता
है कि कोई भी इतना पागल है कि इस मौसम में जहाज चला सकेगा। तभी उन्हीं के बीच से एक पर्सन की नजर कहीं पर जाती है तो वह कहता है, अरे रुको, वहाँ पर क्या है? क्या वह एक मनुष्य है? क्या वह पागल हो गया है इस खराब मौसम में? हम भी उस ओर देख पाते हैं जहाँ पर उस बाढ़ आई हुई नदी के बीच में एक पर्सन अपने बोट के लिए काफी ही आसानी से खड़ा था। वह बंदा अपने मन में सोच रहा था, यह मेनलैंड वह भूमि है जिसे हमने खो दिया, पर यह वह भूमि भी होगी जिसे हम वापस प्राप्त करेंगे। यह येलो रिवर जो कि होते हुए बहती है नैन फोर्ट्रेस और रीजन के बीच से, यह जीवन जैसी नदी जिसने हवाई के पूरे प्रोविंस को समृद्ध बना दिया है, लेकिन साथ ही यह मौत जैसी नदी जिसने कई लोगों को अपनी प्रचंड लहर और भंवर के कारण अपनी जान दे दी है। यह पूरी तरह से बाउंडलेस है, बिना किसी विघ्न के। क्या यह अब मेनलैंड की पावर है? इतना बोलने के बाद वह एक इविल स्माइल के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ गुयांग डायगोग, मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देख पाते हैं उसकी पावर को जो कि उस पूरी बाढ़ आई हुई नदी को चीरता हुआ जाने लगता है। वह दोबारा एक इविल स्माइल देते हुए काफी ही ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि केवल मैं ही हूँ जो कि हॉनर के काबिल है। हेवन और अर्थ के माध्यम से हम देखते हैं उसके आसपास की पूरी नदी का पानी भाप बनकर उड़कर उसके आसपास की जगह को खाली कर देता है। वहाँ बस जमीन ही जमीन दिख रहा था। वह बंदा उस खाली जगह पर अपने बोट के साथ खड़ा काफी ही जोरों से हंस रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने कपड़ों को संभालते हुए पूरे बैडैस लुक में आगे की ओर देखता है और दोबारा इविल स्माइल के साथ कहता है, आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। इसी के साथ वह अपने बोट को चलाते हुए वापस किनारे पर आ जाता है और फिर अपने बोट से उतरते हुए कहता है, जियोंगडुंग, काफी समय हो गया है तुम्हें देखे हुए, अपने सिर को उठाओ। वह कहता है, ग्रेट मास्टर को मेरा ग्रीटिंग। ग्रेट मास्टर, क्या आप अभी वापस जा रहे हैं? वह ग्रेट मास्टर बताता है, यह सही है कि मेरे लिए यहाँ रहने का अब कोई कारण नहीं है। मैंने मेनलैंड में अपनी यात्रा पूरी कर ली है, पर क्या च्योलसन अच्छी तरह से ग्रो कर रही है? वह बंदा बताता है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर हेल्दी है। साथ ही मुझे आपको यह बताते हुए सॉरी फील हो रहा है क्योंकि उनके मिलिट्री स्किल ने आपको ग्रेट मास्टर को पार कर लिया है। यह इवोल्यूशन है 7 डेविलों का। वह ग्रेट मास्टर हंसते हुए कहता है, क्या उसने मुझे सरपास कर लिया? मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वह मुझसे भी बढ़कर है। साथ ही गुस्से में खामोश होते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है, और मुझे बताओ कि वह लड़की कैसी है? जिसे सुन वह बंदा पहले तो खामोश रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बताता है, मुझे सूचित किया गया था कि वह केवल यंग मास्टर के लिए अपना दिल खोलती है। ग्रेट मास्टर कहता है, फिर भी यह उसके लिए अपना दिल खोलने का समय है। चलो चलते हैं, हम मेन ग्रुप में वापस जा रहे हैं।